हेलो, दिस इज़ निधि एंड दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ लाइफ प्रोसेस। हम कर रहे थे न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें से हमने ह्यूमंस की एलिमेंट्री कैनाल शुरू किया था एंड माउथ एंड फैरिंग्स को कवर कर लिया था। नेक्स्ट आता है हमारा ईसोफेगस। द थर्ड पार्ट इज ईसोफेगस। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी को। सो दिस इज आवर बक्कल कैविटी। ये सलाइवरी ग्लैंड है जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। अब जैसे ही हमने खाने को स्वेलो किया, वो फेरिंग्स के बाद किस में एंटर कर जाएगा? ईसोफेगस में एंटर कर जाएगा। ईसोफेगस एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को कहाँ पास करती है? स्टमक को पास करती है। ठीक है। सो दिस इज थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब that pass the food to stomach। तो जो खाना हमने बक्कल कैविटी से स्वेलो किया वो आ गया है अब स्टमक के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है स्टमक। अब जो स्टमक होता है ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है। देखो थोड़ी सी हल्की सी जे शेप आ रही है ये वाली, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है। नेक्स्ट, जो स्टमक है इसकी वॉल थिक होती है एंड मस्कुलर होती है एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड को कंटेन करती है। जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं बक्कल कैविटी में। अब नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है। हैव थिक मस्कुलर वॉल एंड कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो इसकी मस्कुलर वॉल है ये क्या करती हैं? फूड को मिक्स करती हैं अच्छे से। मिक्सेस फूड प्रॉपरली। जो खाना हम खाते हैं वो 3 to 4 आवर्स के लिए इधर स्टमक के अंदर रेस्ट रहता है ताकि उसके पार्शियल डाइजेशन कंप्लीट हो सके। ठीक है। तो द फूड रिमेन हियर for 3 to 4 आवर्स। तो अब स्टमक के अंदर होता क्या है? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने आपको स्टमक के अंदर बताए हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? ये कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, साथ में HCl को सिक्रीट करते हैं एंड म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो 3 चीज़ें सिक्रीट होती है। HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक हार्मफुल एसिड होता है। नेक्स्ट म्यूकस एंड एंजाइम्स। स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजेन जो एडल्ट्स में सिक्रीट होता है एंड प्रोरेनिन जो इन्फेंट्स में सिक्रीट होता है, छोटे बच्चे के अंदर। ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये HCl सिक्रीट करते हैं, म्यूकस एंड एंजाइम। अब आप लोग को लग रहा होगा HCl तो एक हार्मफुल एसिड है लेकिन स्टिल हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है। क्या करने के लिए? तो HCl ये सिक्रीट हो रहा है, और अगर सिक्रीट हो भी रहा है तो हमारा स्टमक है या जो स्टमक की वॉल्स हैं वो इससे प्रोटेक्ट कैसे कर पा रही है अपने आप को? अब सुनना, जो ये 2 एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट हुए हैं, ये 2 एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कोई भी एंजाइम जो बॉडी में सिक्रीट होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लगभग सारे एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
इनएक्टिव फॉर्म का मतलब है कि अगर कोई एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो होते हुए भी अपना काम वहाँ पे कर नहीं सकता, मतलब प्रेजेंट होगा बट कोई एक्टिविटी को शो वो नहीं करता है। तो जो ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है, दोनों क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। किसी भी एंजाइम को एक्टिव होने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच एंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, या हम कह सकते हैं कोई भी एंजाइम बेस्ट वर्क करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर पीएच पे। अब इनको जो पीएच चाहिए होता है, या हम कह सकते हैं एक मीडियम चाहिए होता है, वो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए। अब जो HCl यहाँ पे सिक्रीट हुआ है, इसका काम यहाँ पे क्या होता है, ये इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के काम आता है। ठीक है, तो HCl का क्या काम हो गया, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम हम इसको रिलीज लिख सकते हैं। अब एक्टिवेट करके किस में कन्वर्ट करेगा, HCl क्या करेगा, जो पेप्सिनोजेन है इसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। HCl क्या करेगा, इस पेप्सिनोजेन को जो इनएक्टिव था इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। एंड जो प्रोरेनिन है उसको HCl रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव है। तो एक बार दोबारा सुनना, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने HCl सिक्रीट किया, म्यूकस सिक्रीट किया और एंजाइम सिक्रीट किए। दो एंजाइम सिक्रीट किए, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। अब HCl ने क्या करा, इस पेप्सिनोजेन को जो इनएक्टिव था उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो अपना काम कर सके, एंड प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये पेप्सिन है ये क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। वो कौन से प्रोटीन, फूड प्रोटीन की डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन। अब ये क्या करता है, ये भी प्रोटीन की डाइजेशन करता है, लेकिन ये मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन करता है इन्फेंट्स के अंदर। जो छोटे बच्चा जो सिर्फ मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उस मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनकी डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेनिन। डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इन मिल्क इन इन्फेंट्स। ठीक है, तो HCl तो इनको एक्टिवेट कर रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। एक मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है और एक फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। अब आपको पता है HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्टमक की वॉल्स जो हैं वो तो अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं, तो HCl तो उनको बर्न कर सकता है। तो वो वॉल्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, वो इस म्यूकस की हेल्प से प्रोटेक्ट करते हैं। तो म्यूकस का क्या काम आ गया, इट प्रोटेक्ट्स the wall of stomach from HCl। ठीक है, तो स्टमक में HCl आया जिसने एंजाइम को एक्टिवेट किया, एंजाइम ने प्रोटीन की डाइजेशन की, और म्यूकस ने स्टमक की वॉल को बचाया HCl से। अब आप लोगों ने एक चीज़ अभी ये कोरोना वायरस के टाइम पे सुनी होगी कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी पिएंगे तो जो वायरस आपकी थ्रोट में प्रेजेंट है वो स्टमक में मूव कर जाएगा। अब स्टमक में मूव करके क्या होगा, जो HCl है इतना हार्मफुल एसिड है, तो HCl क्या कर देगा, उन वायरस या बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, अब आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि माउथ के अंदर तो सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन होती है, मतलब 30% डाइजेशन होती है, और वो भी सिर्फ स्टार्च की होती है। अब जो स्टमक है, आप लोगों को अब तक बचपन से लगता होगा कि स्टमक के अंदर ही जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब हम स्टमक में जो खाना रहता है वो इधर कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं, जो स्टमक है उसके अंदर फूड की सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होती है। मतलब जब स्टमक में फूड होता है तो वहाँ पर सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता।
माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है एंड माउथ के अंदर ओनली स्टार्च डाइजेस्ट होते हैं एंड स्टमक के अंदर ओनली प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। अभी तक फैट की डाइजेशन शुरू नहीं हुई है एंड स्टमक के अंदर जो स्टार्च की डाइजेशन माउथ से शुरू हुई थी वो भी यहाँ पे रुक जाती है। मतलब स्टमक के अंदर सिर्फ एक चीज़ डाइजेस्ट होगी और वो क्या है, प्रोटीन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्टमक के अंदर सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है, सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। अब प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या बनेंगे, जो प्रोटीन है उसके ऊपर ये एक्टिव एंजाइम एक्ट करेंगे, मतलब हमारा पेप्सिन एक्ट करेगा एंड प्रोरेनिन एक्ट करेगा एंड इन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में। ठीक है, अब जो स्टमक के अंदर फूड है, जो फूड इधर स्टोर्ड था, ये वाला फूड, ये जो फूड इधर स्टोर्ड था वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो चुका है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुके हैं। अभी प्रोटीन की डाइजेशन खत्म नहीं हुई है, प्रोटीन की डाइजेशन हाफ कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हाफ डाइजेस्ट हो गए, हम कह सकते हैं फूड जो है वो पार्शियल डाइजेस्ट हो चुका है एंड जो फूड है वो एसिडिक नेचर का, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, और उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं काइम। इट इज कॉल्ड एज काइम। मैं यहाँ लिख देती हूँ काइम। काइम इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टमक खत्म होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब जो काइम है वो नेक्स्ट पार्ट में मूव करेगा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जो पार्ट स्टमक के जस्ट बाद आता है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के जस्ट बाद जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं जेजेनम एंड उसके बाद ये पूरा कोल्ड पोर्शन जो होता है इसको कहते हैं इलियम। अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो सिर्फ ड्यूडेनम और इलियम को याद रख सकते हो, जेजेनम को आप छोड़ सकते हो। तो स्टमक के बाद क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम। मतलब स्टमक से जो फूड आता है वो कहाँ आता है, ड्यूडेनम के अंदर आता है। ड्यूडेनम के जस्ट बाद कौन है, जेजेनम एंड देन आता है इलियम। जो इलियम है ये हाईली कोल्ड पोर्शन होता है, ठीक है। और आपकी इस एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कौन होता है, इलियम। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वही एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होती है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो ये ऑर्गन है इसको कहा जाता है पैनक्रियास। जो ग्लैंड होते हैं ये होता है लीवर, जो एक ग्लैंड है फर्दर, एंड दिस इज गॉल ब्लैडर। अब क्या होता है, जैसे ही फूड स्टमक से आया है, जो एसिडिक काइम है वो किसके अंदर आ जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, जो ये लीवर है ये क्या करता है, ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस में ऐसे पर्टिकुलर कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन स्टिल बाइल जूस डाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है डाइजेशन एंजाइम ही करवा रहे हैं, लेकिन बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट स्टिल इट इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन टू ओकर। व्हाई, क्यों जरूरी है। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, स्टमक से क्या आता है, एसिडिक काइम आता है। उस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने का काम बाइल जूस करता है। अब न्यूट्रलाइज का मतलब क्या हुआ, अब जो फूड आया था वो एसिडिक था, उस एसिडिक इफेक्ट को कम करके उसको बेसिक मीडियम के टुवर्ड लेके जाने का काम कौन कर रहा है, बाइल जूस कर रहा है। तो इट न्यूट्रलाइजेस
द एसिडिक काइंड। अब अगला क्या काम करता है, मैंने आपको बताया था माउथ के अंदर सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट हुए हैं, स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट हुए हैं, फैट की अभी डाइजेशन हुई ही नहीं है। एक चीज़ आप लोगों ने देखी भी होगी कि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ खा लेते हो जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा लेट डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, फैट्स एंड प्रोटीन दोनों को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अब फैट की डाइजेशन ईजी हो सके या जल्दी हो सके, इसलिए जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कहते हैं इसको हम? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो अगला काम बाइल जूस का यही होता है, ये फैट की इमल्सिफिकेशन करता है। इट इमल्सिफाई, हम लिख सकते हैं इट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बताया मैंने इमल्सिफिकेशन क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ larger fat molecule into smaller ones, ये होती है इमल्सिफिकेशन। तो एक तो एसिडिक काइंड को न्यूट्रलाइज करता है, दूसरा इमल्सिफिकेशन करता है, थर्ड काम क्या करता है? अब जो ये पेनक्रियाज है यहाँ पे जस्ट बिलो द स्टमक, ये पेनक्रियाज बहुत सारे एंजाइम रिलीज करती है, ये पेनक्रियाज बहुत सारे एंजाइम रिलीज करती है जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब पेनक्रियाज जो एंजाइम रिलीज करती है वो भी इनएक्टिव होते हैं, अब उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है, और वो होते हैं एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट प्रोवाइड alkaline medium for action of pancreatic enzyme। क्लियर है? क्या करता है? ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो क्या हो सके? एक्टिवेट हो सके और अपना काम कर सके। तो ये बाइल जूस के फंक्शन आ गए। यहाँ पे आपको एक पार्ट और दिख रहा है, गोल ब्लैडर। कि गोल ब्लैडर क्या करता है? जो लीवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया है उसको स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है। स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल जूस। ठीक है, तो गोल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल जूस। ये हमारा गोल ब्लैडर का काम हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं पेनक्रियास के ऊपर। जो ह्यूमन बॉडी में ये पेनक्रियास होती है ये ड्यूल ग्लैंड होती है, मतलब ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। आप लोगों में से कुछ को ये डाउट होगा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होते हैं। हमारी बॉडी में तो ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड एक तरीके से वो कैविटी होती है जो कोई भी सब्सटेंस को रिलीज करती है। ठीक है, ग्लैंड कोई भी एक ऐसी कैविटी होती है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की सिक्रीशन में रिस्पॉन्सिबल होती है। अब दो टाइप के ग्लैंड हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन, एक होते हैं एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपनी सिक्रीशन को अपनी पर्टिकुलर डक्ट्स के अंदर छोड़ते हैं। जैसे पेनक्रियास अपनी सिक्रीशन को पेनक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करता है,
या लीवर अपनी बाइल डक्ट के अंदर रिलीज़ करता है या हिपैटिक डक्ट के अंदर रिलीज़ करता है। तो इनकी अपनी एक पर्टिकुलर डक्ट है जिससे अपनी सिक्रीशन को ये छोड़ते हैं, उनको अब कहते हैं एक्सोक्राइन। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जिनके पास डक्ट ही नहीं होती, वो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं। उनकी डक्ट नहीं है लेकिन आसपास से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस ब्लड के अंदर वो उस अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर देते हैं, उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, 2 ग्लैंड बोले हैं मैंने, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडो क्या करते हैं, रिलीज द सिक्रीशन इन ब्लड, एंड ये क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स में रिलीज करते हैं। अब जो पेनक्रियास है वो बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। मतलब पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन कैसे है, ये पेनक्रियास अपने एंजाइम रिलीज करता है अपनी डक्ट के अंदर विच इज नोन एज पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है, तो पेनक्रियास ने अपने एंजाइम रिलीज किए अपनी पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, तो इसलिए इसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेनक्रियास अपने हार्मोन में सिक्रीट करती है, वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, एंडोक्राइन कह देते हैं। मतलब पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अब एंडोक्राइन क्यों है, वो कौन से हार्मोन रिलीज करती है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन क्यों है। अब एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि अपने एंजाइम रिलीज करती है। कौन से एंजाइम रिलीज करती है पेनक्रियास, पेनक्रियास 3 एंजाइम रिलीज करती है, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। तो पेनक्रियास ने 3 एंजाइम रिलीज किए, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। ट्रिप्सिन प्रोटीन जो स्टमक से आए हैं उनको डाइजेस्ट करती है। लाइपेज फैट की डाइजेशन करती है। तो पेनक्रियास ने कौन कौन से एंजाइम रिलीज किए, 3 एंजाइम रिलीज किए, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये पेनक्रियास करती है। अब ध्यान से सुनना, जो ये लीवर है ये क्या करती है, अपनी सिक्रीशन को बाइल डक्ट या हिपैटिक डक्ट के थ्रू रिलीज करती है। पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक, ये जो डक्ट दिख रही है ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और जो ऊपर से डक्ट आ रही है इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। ये दोनों डक्ट्स यहाँ पे आके मिल गई और इनको कहते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको हम, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये बाइल डक्ट है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और ये कौन सी डक्ट है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। एक डक्ट ये है और एक ये है, एंड दे बोथ मर्ज, एंड इसको हम कहते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक। दिस इज बाइल, दिस इज पेनक्रियाटिक एंड दिस इज हिपैटो पेनक्रियाटिक। तो ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट अब सिक्रीशन को कहाँ छोड़ती है, कि ड्यूडेनम के अंदर छोड़ती है। मतलब जो ये ड्यूडेनम है इधर, ये ड्यूडेनम सिक्रीशन को रिसीव करता है पेनक्रियास से एंड लीवर से। मतलब लीवर से बाइल जूस को रिसीव करेगा एंड पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा, और ये सारे एंजाइम उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। अब जो फूड है वो ड्यूडेनम से कहाँ जाएगा, इलियम में। ठीक है, अब इलियम जो हाईली कोइल्ड पोर्शन है इसके अंदर फाइनली डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है फूड की। मतलब जो फूड की डाइजेशन है वो कहाँ ख़त्म हो जाती है, वो इलियम के अंदर एंड अप हो जाती। तो ये क्लियर हुआ है कि पेनक्रियास बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है, और ये एंजाइम रिलीज करती है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना।
अब जो इलियम है ये इलियम क्या करता है, इसके अंदर डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो जाती है। अब इलियम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक आ गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो हमारे लास्ट टाइप के ग्लैंड हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूस को। यहाँ से तो पैनक्रियाटिक जूस आ गया जो प्रोटीन, फैट और स्टार्च की डाइजेशन कर रहा है। अब जो बचा कुचा सब्सटेंस होगा उसको कौन डाइजेस्ट कर देगा, इंटेस्टाइनल जूस डाइजेस्ट कर देगा। अब इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर भी 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से होते हैं, माइलोलिटिक, प्रोटियोलिटिक एंड लाइपोलिटिक। अमाइलोलिटिक अब तो पता चल ही गया होगा किसकी डाइजेशन करेगा, स्टार्च की या जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी। प्रोटियोलिटिक किसकी करेगा, प्रोटीन की। एंड लाइपोलिटिक किसकी करेगा, फैट की। आप यहाँ से फैट की डाइजेशन कौन करता है, लिपिड से याद रख सकते हो, क्योंकि लिपिड एक तरीके से फैट होते हैं। तो लिपिड और लाइपो, तो लाइपो मतलब फैट की डाइजेशन कर रहा है। पेप्टाइड पेप्टोन्स बने थे, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो प्रोटियोलिटिक जो प्रोटीन कर रहा है, और अमाइलोलिटिक जो स्टार्च की डाइजेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फूड है वो फाइनली ब्रेक डाउन हो जाएगा और अपने सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा। एंड वो सिंपलर फॉर्म क्या होती है, जो कार्बोहाइड्रेट हमने कंज्यूम किए थे वो फाइनली टूट जाएंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। जो हमने फैट खाए थे वो फाइनली डाइजेस्ट हो जाएंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। एंड जो प्रोटीन हमने कंज्यूम किए थे वो फाइनली टूट जाएंगे अमीनो एसिड के अंदर। ये वो सिंपलर फॉर्म है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, मतलब हमारी बॉडी इन फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, हमारी बॉडी इन फॉर्म को एब्जॉर्ब करती है। जो कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं ग्लूकोज में एंड ग्लूकोज एब्जॉर्ब होती है, फैट टूट जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में एंड ये एब्जॉर्ब होते हैं, एंड प्रोटीन टूट जाते हैं अमीनो एसिड में और ये एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, डाइजेशन तो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है आपकी बॉडी की, मतलब आपकी न्यूट्रिशन के 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, इंजेशन फूड लेना एंड डाइजेशन वो भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब इन जो सिंपलर फॉर्म है इनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, इनकी एब्जॉर्प्शन भी इलियम के अंदर ही होती है। और कौन करता है, इस इलियम के अंदर विलेई होते हैं। विलेई छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। डायरेक्ट वोल ने क्यों नहीं उठा लिया, ये विलेई क्यों आए, ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर क्यों आए, ऐसे इसलिए आए क्योंकि कंसीडर करो ये एक इंटेस्टाइन की वॉल है विदाउट विलेई एंड ये इंटेस्टाइन की वॉल है विद विलेई। अब यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर एरिया में इतना पोर्शन एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अगर इस पोर्शन में विलेई आ गई है तो विलेई का सारा पोर्शन क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन है उसका सरफेस एरिया क्या कर दिया, विलेई ने बढ़ा दिया, ताकि मैक्सिमम फूड क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। तो विलेई का क्या काम हो गया, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट भी हो गया है और एब्सॉर्ब भी हो गया है। क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना तो कोई डाइजेशन होती है और ना ही फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ 2 चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं
वाटर एंड ड्रग्स। साथ में लार्ज इंटेस्टाइन का एक और काम होता है, जो वेस्ट मटेरियल बच गया है फूड को डाइजेस्ट होने के बाद, ये लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस रिलीज करके उस वेस्ट को एडर मीन्स जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया ड्रग्स को एंड वाटर को, एंड साथ में इसने क्या किया, म्यूकस को रिलीज किया टू एडर द वेस्ट मटेरियल। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो इधर से आया और इस पोर्शन में आ गया, ये होता है रेक्टम। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है एंड फाइनली आ जाता है एनस। ये जो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन ने एडर किया है वो रेक्टम के अंदर टेम्परेली स्टोर रहता है। जैसे ही रेक्टम के अंदर ज़्यादा वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है तो जो एनस है, एनस पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वेस्ट मटेरियल की एग्जिट को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही रेक्टम के अंदर वेस्ट मटेरियल फिलअप हो जाएगा, एनल स्फिंक्टर हट जाएगा एंड जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर इजस्ट आउट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं डीफेसिएशन। क्लियर है, जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट मैटर, उसको फीकल मैटर कहा जाता है एंड उस फीकल मैटर को बाहर रिलीज करने को हम कहते हैं डीफेसिएशन। तो एनस में आएगा, एनस में क्या आएगा, एनल स्फिंक्टर होता है, ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसके एग्जिट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब एब्जॉर्प्शन हुई थी विलेई में, अब वही जो एब्जॉर्ब फूड था वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, दैट इज टर्म्ड एज एसिमिलेशन, एंड जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा, दैट इज नोन एज इजेशन। यहीं पे आपके जो डाइजेशन के 5 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। एंड डीफेसिएशन एक टर्म बताया मैंने आपको, दिस इज कॉल्ड एज रिलीज ऑफ फीकल मैटर। तो एक बार एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमने खाना खाया, जो माउथ के अंदर टीथ ने टीयर किया, टंग ने उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया, सलाइवा ने 30% डाइजेशन कर दी स्टार्च की, देन फूड ईसोफेगस में आ गया, हमने स्वेलो कर लिया फूड को। जैसे फूड स्वेलो अप हुआ वो स्टमक में आ गया है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके जो एंजाइम पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन है वो एचसीएल की हेल्प से एक्टिवेट हो गए पेप्सिन एंड रेनिन में, एंड जो फूड के अंदर प्रोटीन थी उसकी डाइजेशन कर दी एंड उसको पेप्टाइड पेप्टोन में ब्रेक डाउन कर दिया। वही फूड ड्यूडेनम में आया जहाँ पे उसने पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस को रिसीव किया। बाइल जूस ने क्या किया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, साथ में पेनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, और साथ में जो फैट मॉलिक्यूल थे उनका ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में। अब पेनक्रियाटिक जूस ने अपना एक्शन शो किया, अमाइलेज ने स्टार्च की डाइजेशन की, प्रोटीएस ने प्रोटीन की डाइजेशन की, लाइपेज ने लिपिड की फैट की डाइजेशन की। अब फूड आ गया इंटेस्टाइन में फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड थे जिसने अपने एंजाइम रिलीज़ किए, एंजाइम ने फर्दर एक्ट किए फूड के ऊपर, डाइजेशन कंप्लीट होगी, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट गया, और जो फैट है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट गए। ये सिंपलर फॉर्म है जो विलेई ने पिकअप कर ली। विलेई का काम क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाना। अब फूड एब्जॉर्ब हो गया है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया है, जो वेस्ट मटेरियल बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकस सिक्रीट हुआ उसने उसको एडर कर दिया। साथ में अगर कोई उसके अंदर वाटर बच गया ताकि बॉडी में वाटर लॉस ना हो तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो गई है और ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए हैं। फूड टेम्परली रेक्टम में स्टोर हुआ है एंड फाइनली एनस के बाहर इजस्ट आउट हो गया है।
यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया है। एक टर्म और है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, जो फूड आपका पूरा इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से जब मूव करता है तो ये वेवी मूवमेंट से मूव करता है, क्योंकि आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जैसे ये कोई भी एक मस्कुलर वॉल है, जैसे फूड इधर आएगा इधर से स्वेलअप हो जाएगी, देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फूड को नीचे पुश कर देगी, ये वापस अपनी पोजीशन में आ गई, लेकिन इससे जस्ट नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, अगेन स्वेलअप हो गया है, देन अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे एक ऐसे वेवी मूवमेंट जनरेट हो रही है, उन वेवी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टैलिसिस क्या होता है, द वेवी मूवमेंट या वेवी मस्कुलर मूवमेंट हम इसको लिख सकते हैं, by which the food moves through alimentary canal। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अगर हम इसकी लेंथ को कंपेयर करें तो इसकी लेंथ हर्बीवोर्स के अंदर ज़्यादा होती है एंड कार्निवोर्स के अंदर कम होती है। ऐसा क्यों होता है कि मीन्स द स्मॉलर इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोर्स देन इन कार्निवोर्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। प्लांट्स के जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इतनी ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता और उसकी डाइजेशन के लिए टाइम लगता है, और इसी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होती है ताकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाए। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं वो तो मीट ईटिंग होते हैं एंड उनका जो मीट है, फ्लैश है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनमें इतनी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इज लॉन्गर इन herbivores than in carnivores। और ऐसा क्यों हुआ बताया था मैंने, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट को ईट करते हैं जिसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है जो इतनी ईजिली डाइजेस्ट नहीं होती, एंड कार्निवोर्स मीट को ईट करते हैं जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।